क्या आप जानते हैं 1723 में बना एक किला 1949 तक सत्ता का सबसे बड़ा राज छुपाए बैठा था। क्या फतेहगढ़ की दीवारों ने नवाबों की गुप्त बैठकों और भारत में विलय के आखिरी फैसलों को अपनी आंखों से देखा था? और क्या सच में इस किले में ऐसी सुरंगें थीं जिनका सच आज भी पूरी तरह सामने नहीं आया? आज हम खोलने जा रहे हैं कि वो रहस्य जो 1723 से 1949 तक इतिहास की परतों में छिपे रहे। ये है भोपाल की असली कहानी, सत्ता, साजिश और समय का खेल। झीलों की ठंडी हवा जब आधी रात के बाद शहर पर उतरती है तो पुरानी पहाड़ी पर खड़ा मानो फिर से अतीत के पन्ने पलटने लगता है। 1723 में जब ने इस दुर्ग की नींव रखी तब शायद उन्हें भी अंदाजा नहीं था कि यह किला आने वाली सदियों तक सत्ता, साजिश, विश्वासघात और राजनीतिक उथल पुथल का मौन साक्षी बनेगा। कहते हैं कि शुरुआती दौर में यह केवल एक सैन्य चौकी नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक मस्तिष्क का केंद्र था, जहां से मालवा की राजनीति को दिशा दी जाती थी। पहाड़ियों की ऊंचाई से चारों ओर नजर रखी जाती, गुप्त संदेश सुरंगों के माध्यम से पहुंचाए जाते और भीतर बने तहखानों में हथियारों के साथ साथ ऐसे दस्तावेज भी सुरक्षित रखे जाते जिनमें रियासत की नीतियां दर्ज होती थीं। समय बीतता गया, नवाब बदले, पर किले की दीवारों ने सब कुछ देखा। दरबारों की गूंज, षड्यंत्रों की फुसफुसाहट और सत्ता के लिए चल रही अदृश्य लड़ाइयां। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी की शुरुआत में जब भोपाल रियासत आंतरिक और बाहरी दबावों से जूझ रही थी, तब यही किला प्रशासनिक और सैन्य शक्ति का प्रतीक बना रहा। कहा जाता है कि कई बार आधी रात को आपात बैठकें यहीं होती थीं, जहां मोमबत्तियों की लौ के बीच भविष्य के फैसले तय किए जाते थे। फिर आया वह दौर जब भोपाल की गद्दी पर बेगमों का शासन स्थापित हुआ और इनके काल में भोपाल ने प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और स्थापत्य में नई पहचान बनाई, पर फतेहगढ़ की प्राचीरें तब भी सत्ता के मूल प्रतीक के रूप में खड़ी रहीं। लोक कथाएं कहती हैं कि बेगमों के दौर में किले के भीतर कुछ हिस्सों को गुप्त रूप से पुनर्निर्मित किया गया ताकि राजनीतिक अस्थिरता की स्थिति में शाही परिवार सुरक्षित रह सके। क्या सचमुच वहां ऐसी सुरंगें थीं जो शहर के अलग अलग हिस्सों तक जाती थीं, या यह केवल जनश्रुति है? इसका स्पष्ट प्रमाण इतिहास में कम मिलता है, पर रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है। 1857 की क्रांति के समय भोपाल की स्थिति अन्य रियासतों से भिन्न थी। नीतिगत संतुलन और ब्रिटिश सत्ता से संबंधों ने यहां के राजनीतिक निर्णयों को जटिल बना दिया और कहा जाता है कि उन्हीं दिनों किले के भीतर कई महत्वपूर्ण पत्राचार हुए, जिनका असर आने वाले दशकों तक रहा। समय आगे बढ़ा, ब्रिटिश प्रभाव मजबूत हुआ और रियासतों की स्वायत्तता सीमित होती गई, पर फतेहगढ़ की ऊंचाइयों से झीलों का दृश्य वैसा ही रहा, मानो प्रकृति सत्ता के उतार चढ़ाव से परे हो। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते भारत की स्वतंत्रता की आहट तेज हो चुकी थी। देश भर में परिवर्तन की लहर थी और भोपाल भी उससे अछूता नहीं रहा। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, पर रियासतों के विलय का प्रश्न जटिल था। भोपाल के अंतिम नवाब ने प्रारंभ में विलय को लेकर अलग रुख अपनाया और उस दौर में फतेहगढ़ की दीवारों ने फिर से अनिश्चितता की आहट सुनी। क्या रियासत स्वतंत्र रहेगी या भारत संघ का हिस्सा बनेगी? शहर में आंदोलन हुए, जनमत उभरा और अंततः 1949 में भोपाल का भारत में विलय हुआ। कहा जाता है कि जब अंतिम निर्णय हुआ तब किले की प्राचीरों पर खड़े कुछ लोगों ने इतिहास को बदलते हुए महसूस किया। सदियों पुरानी नवाबी सत्ता का अध्याय बंद हो रहा था और एक नए लोकतांत्रिक युग की शुरुआत हो रही थी। पर क्या सचमुच सब कुछ यहीं समाप्त हो गया? स्थानीय लोगों का विश्वास है कि फतेहगढ़ के कुछ हिस्से आज भी आम लोगों के लिए पूर्णतः खुले नहीं और वहां बीते समय की छाया महसूस की जा सकती है।
कुछ कहते हैं कि रात में हवा की सरसराहट में पुराने दरबारों की धीमी गूंज सुनाई देती है, तो कुछ इसे केवल कल्पना मानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार किसी भी प्राचीन दुर्ग के साथ रहस्य जुड़ जाना स्वाभाविक है, क्योंकि वह केवल पत्थरों का ढांचा नहीं बल्कि सत्ता और भावनाओं का केंद्र होता है। फिर भी यह प्रश्न बना रहता है कि 1723 से 1949 तक की उस लंबी यात्रा में कितने ऐसे निर्णय, कितनी ऐसी गुप्त चर्चाएं और कितनी अनकही कहानियां फतेहगढ़ की दीवारों में समा गईं, जिनका पूरा सच कभी सामने नहीं आ पाया। जब आप आज की झीलों के बीच खड़े होकर उस किले की ओर देखते हैं, तो वह केवल एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं लगता, बल्कि समय का प्रहरी प्रतीत होता है, जिसने दोस्त मोहम्मद खान की महत्वाकांक्षा, बेगमों की दूरदर्शिता, ब्रिटिश दौर की राजनीति और स्वतंत्रता के बाद का परिवर्तन सब देखा। शायद यही कारण है कि फतेहगढ़ का नाम लेते ही लोगों के मन में केवल इतिहास नहीं बल्कि रहस्य की एक परत भी जाग उठती है, क्योंकि हर पत्थर जैसे पूछता है, क्या तुम सच जानने के लिए तैयार हो या केवल कहानी सुनकर लौट जाओगे। और जब हम इस कहानी को यहीं छोड़ देने की सोचते हैं, तभी फतेहगढ़ की प्राचीरें मानो फिर पुकार उठती हैं, कहानी अभी अधूरी है। 1949 के विलय के बाद भले ही नवाबी शासन का औपचारिक अंत हो गया, पर सत्ता का केंद्र बदलने के साथ साथ कई फाइलें, कई दस्तावेज और कई गुप्त निर्णय भी इतिहास की परतों में दब गए। कहा जाता है कि विलय से पहले के महीनों में किले के भीतर लगातार बैठकों का दौर चलता रहा। बाहर जनता आंदोलन कर रही थी, भीतर भविष्य की रणनीति बन रही थी। कुछ बुजुर्गों का दावा है कि उस समय किले के एक हिस्से में महत्वपूर्ण कागजात सुरक्षित रखने के लिए विशेष कक्ष बनाए गए थे, जिनमें रियासत की आर्थिक स्थिति, बाहरी शक्तियों से संवाद और संभावित समझौतों का लेखा जोखा दर्ज था। क्या वे दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक हुए? इतिहास इसकी पूरी पुष्टि नहीं करता, और यहीं से रहस्य की एक और परत शुरू होती है। विलय के बाद प्रशासनिक ढांचा बदला, सैनिक चौकियां हटाई गईं और किले का महत्व धीरे धीरे प्रतीकात्मक होता गया। लेकिन स्थानीय कथाएं कहती हैं कि कुछ हिस्से लंबे समय तक आम लोगों के लिए बंद रहे। लोग फुसफुसाकर बताते हैं कि वहां पुराने शस्त्रागार के अवशेष, भूमिगत मार्ग और ऐसे कमरे थे जहां केवल चुनिंदा लोगों को ही प्रवेश मिलता था। इतिहासकार इन बातों को अतिशयोक्ति मानते हैं, पर लोक विश्वास का अपना जीवन होता है। वह प्रमाण से नहीं, पीढ़ियों की स्मृति से चलता है। फतेहगढ़ की बनावट स्वयं रहस्य को जन्म देती है। ऊंची दीवारें, संकरी सीढ़ियां, अचानक मुड़ते गलियारे और मोटी प्राचीरें, इन सब के बीच खड़े होकर यदि कोई आंखें बंद करे तो उसे अतीत की हलचल महसूस हो सकती है। दिन में यह स्थापत्य कला का नमूना है, पर शाम ढलते ही इसका रंग बदल जाता है। सूरज जैसे ही झीलों के पार डूबता है, किले की छाया लंबी होकर शहर पर फैलती है और हवा में एक अजीब सी गंभीरता घुल जाती है। क्या यह केवल मनोवैज्ञानिक प्रभाव है या सदियों की स्मृतियां वास्तव में वातावरण में बस जाती हैं? कुछ स्थानीय लोगों ने यह भी कहा कि स्वतंत्रता के बाद के शुरुआती वर्षों में जब प्रशासनिक परिवर्तन चल रहे थे, तब रात के समय किले के आसपास असामान्य गतिविधियां देखी गईं। लोगों का आना जाना, दस्तावेजों का स्थानांतरण और सुरक्षा का कड़ा इंतजाम। शायद यह केवल संक्रमण काल की सामान्य प्रक्रिया रही हो, पर लोक कथाएं इसे रहस्य का रूप देती हैं। यही कारण है कि जब भी फतेहगढ़ का नाम लिया जाता है तो चर्चा केवल उसके निर्माण या युद्धों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि 20वीं सदी के मध्य के उन निर्णायक पलों तक पहुंच जाती है जब भोपाल की पहचान बदल रही थी। इतिहास के गंभीर अध्येताओं का मानना है कि किसी भी रियासत का विलय केवल एक राजनीतिक हस्ताक्षर भर नहीं होता, उसके पीछे महीनों की बातचीत, रणनीति और दबाव काम करते हैं। संभव है कि फतेहगढ़ की दीवारों ने ऐसे ही संवाद सुने हों, कभी चिंता भरे, कभी दृढ़ निश्चय से भरे। और जब अंतिम निर्णय हुआ होगा,
तब शायद किसी ने प्राचीर से झीलों की ओर देखते हुए सोचा होगा कि अब यह किला एक नए युग का साक्षी बनेगा। आज जब पर्यटक वहां जाते हैं तो उन्हें केवल पत्थरों का ढांचा दिखाई देता है, पर यदि ध्यान से देखा जाए तो हर पत्थर पर समय की रेखाएं उकेरी हुई हैं। 1723 की महत्वाकांक्षा, बेगमों का स्वर्णिम प्रशासन, 1857 की हलचल, ब्रिटिश प्रभाव और 1949 का परिवर्तन, सब कुछ मानो एक ही स्थान पर सिमट आया हो। यही वह मिश्रण है जो फतेहगढ़ को केवल ऐतिहासिक स्थल नहीं बल्कि रहस्य और स्मृति का प्रतीक बनाता है। और शायद यही सबसे बड़ा रहस्य है कि किला स्वयं कुछ नहीं छिपाता, पर हम मनुष्य अपनी अधूरी जिज्ञासाओं, अधूरे उत्तरों और अधूरी कहानियों को उसकी दीवारों पर टांग देते हैं। फतेहगढ़ चुपचाप खड़ा रहता है, समय के साथ रंग बदलता हुआ, पर भीतर से अडिग। वह पूछता नहीं, समझाता नहीं, बस देखता है। और जो भी उसकी ओर देखता है उसे अपने अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने पड़ते हैं। कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि इतिहास कभी पूरी तरह समाप्त नहीं होता। हर नई पीढ़ी जब फतेहगढ़ की ओर देखती है तो वह अपने समय के सवाल लेकर जाती है और लौटते हुए कुछ न कुछ नया अर्थ लेकर आती है। शायद यही कारण है कि 1723 से 1949 तक की यात्रा आज भी जीवित है, दीवारों में, हवाओं में और उन लोगों की स्मृतियों में जो अब भी कहते हैं कि फतेहगढ़ केवल एक किला नहीं बल्कि भोपाल की आत्मा का प्रहरी है। और जब हम फतेहगढ़ की कहानी को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं तो महसूस होता है कि यह केवल सत्ता का केंद्र नहीं था बल्कि मनोवैज्ञानिक शक्ति का भी प्रतीक था। किसी भी रियासत में किला केवल सुरक्षा के लिए नहीं बनाया जाता, वह शासन की वैधता और प्रभाव का दृश्य प्रमाण होता है। जब 18वीं सदी में यहाँ से शासन संचालित होता था तब प्रजा के मन में यह छवि बैठी रहती थी कि ऊंचाई पर बैठी सत्ता सब कुछ देख रही है। यही दृश्य शक्ति व्यवस्था को स्थिर बनाए रखती थी। पर समय के साथ जैसे जैसे राजनीतिक संरचनाएं बदली, किले की भूमिका भी बदलती गई, वह प्रशासनिक केंद्र से स्मृति स्थल में बदल गया। कहा जाता है कि स्वतंत्रता के बाद कुछ वर्षों तक फतेहगढ़ के भीतर पुराने अभिलेखों की छंटनी हुई। जिन दस्तावेजों का नया शासन से संबंध नहीं था उन्हें संग्रहित किया गया या स्थानांतरित किया गया। इसी प्रक्रिया को लेकर कई लोक कथाएं जन्मी। कुछ लोगों का मानना था कि महत्वपूर्ण राजनीतिक समझौतों के मूल पत्र कभी सार्वजनिक नहीं हुए, कुछ का कहना था कि वे राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित हैं। सत्य चाहे जो भी हो, रहस्य की धुंध ने इस चरण को और रोचक बना दिया। फतेहगढ़ की दीवारों पर समय के निशान आज भी देखे जा सकते हैं, कहीं घिसी हुई सीढ़ियां, कहीं मरम्मत के अलग अलग चरणों के पत्थर, कहीं पुराने तोपचियों के लिए बने स्थान। यह सब संकेत देते हैं कि किला लगातार बदलता रहा, परिस्थितियों के अनुसार ढलता रहा। 19वीं सदी में जब प्रशासनिक सुधार हुए तब किले के कुछ हिस्सों को अधिक व्यवस्थित बनाया गया। 20वीं सदी में सुरक्षा की दृष्टि से कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हुए। हर बदलाव अपने साथ एक नई कहानी लेकर आया। रात के समय जब हवा झीलों से होकर किले तक पहुंचती है तो उसकी आवाज प्राचीरों से टकराकर गूंजती है। यही गूंज कई बार लोगों को भ्रमित कर देती है, मानो कोई धीमी बातचीत चल रही हो। कुछ लोगों ने इसे पुराने दरबारों की प्रतिध्वनि कहा तो कुछ ने इसे प्राकृतिक ध्वनि प्रभाव माना। वास्तु विशेषज्ञ बताते हैं कि मोटी दीवारें और बंद गलियारे ध्वनि को अनोखे ढंग से परावर्तित करते हैं, जिससे हल्की आवाज भी गहरी प्रतीत होती है। पर लोक विश्वास को विज्ञान से पूरी तरह शांत करना आसान नहीं। फतेहगढ़ की एक और विशेषता है उसका स्थान, ऊंचाई से दिखाई देने वाली झीलें और शहर। यह दृश्य स्वयं में प्रतीकात्मक है, ऊपर इतिहास, नीचे वर्तमान।
शायद इसी कारण यह किला केवल अतीत का स्मारक नहीं बल्कि समय के प्रवाह का संकेतक बन गया है। 1949 के बाद जब भोपाल आधुनिक प्रशासनिक ढांचे में ढलने लगा, तब भी फतेहगढ़ वहीं खड़ा रहा, मानो याद दिलाता हुआ कि हर आधुनिकता की जड़ें किसी न किसी अतीत में होती हैं। कुछ इतिहास प्रेमियों का मानना है कि यदि फतेहगढ़ की दीवारें बोल पाती तो वे केवल युद्धों और राजनीतिक निर्णयों की नहीं बल्कि सामान्य जीवन की कहानियां भी सुनाती। सैनिकों की ड्यूटी, शाही परिवार की दिनचर्या, त्योहारों की रौनक और संकट के समय की बेचैनी, यही मानवीय पक्ष किसी भी किले को जीवंत बनाता है। आज जब शोधकर्ता भोपाल के नवाबी काल का अध्ययन करते हैं तो फतेहगढ़ को केवल स्थापत्य के रूप में नहीं बल्कि सत्ता संरचना के केंद्र के रूप में देखते हैं। यह वह स्थान था जहां निर्णय आकार लेते थे और जहां से रियासत की दिशा तय होती थी। 1723 से 1949 तक की यह यात्रा केवल तिथियों का क्रम नहीं बल्कि मानसिकता और शासन पद्धति के परिवर्तन की कहानी है। और अंततः शायद सबसे बड़ा रहस्य यही है कि फतेहगढ़ हमें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है। क्या इतिहास केवल दस्तावेजों में सीमित है या वह स्थानों की स्मृति में भी जीवित रहता है? क्या हम जो सुनते हैं वह केवल हवा की आवाज है या अतीत की प्रतिध्वनि? उत्तर स्पष्ट नहीं, पर जिज्ञासा जीवित है। फतेहगढ़ आज भी खड़ा है, न किसी दावे के साथ, न किसी सफाई के साथ। वह केवल समय का साक्षी है। और जब भी कोई उसकी ओर देखता है तो उसे एहसास होता है कि इतिहास कभी पूरी तरह बीतता नहीं, वह रूप बदलकर हमारे सामने खड़ा रहता है, ठीक उसी तरह जैसे यह किला शांत, स्थिर और रहस्यमय। तो ये थे फतेहगढ़ के वो राज जिनकी गूंज आज भी भोपाल की हवाओं में सुनाई देती है। लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अभी भी कुछ ऐसे सवाल बाकी हैं जिनके जवाब इतिहास की किताबों में साफ नहीं मिलते। क्या सच में कुछ दस्तावेज आज भी रहस्य बने हुए हैं? क्या किले के बंद हिस्सों में छिपी है कोई अनकही दास्तान? कहानी अभी खत्म नहीं। आगे जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे वो परत जो अब तक सबसे गहरी है। अगले भाग के लिए कमेंट में लिखे हाँ, अगले भाग का इंतजार करो। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो यकीन मानिए आप बाकी 90% लोगों से अलग हो। आज वो बात मैंने इस वीडियो में कही है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी, वो महसूस कराने के लिए थी। अगर इस वीडियो को कोई भी लाइन आपके दिल को छू गई है तो समझ लेना ये वीडियो आपके लिए ही था। अब जाते जाते एक छोटी सी बात, अगर आपने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ बात सिर्फ बोली नहीं जाती, यहाँ दिल से ही कही जाती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट में मुझे ये बताना इस वीडियो को कौन सी बात आपको सबसे ज़्यादा लगी है। आपका कमेंट मैं खुद पढ़ती हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सच्चाई के साथ। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो।